हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12th के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो आज चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट सेकंड होने वाला है, और इससे पहले मैंने एक पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के एमसीक्यू के करा रखे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग जितने भी एमसीक्यू या क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आप लोग इस सेशन का बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य, और आज इस चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट सेकंड होने वाला है। कौन सा पार्ट? पार्ट सेकंड। अब आइए बात करते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है निम्न में से कौन सा उपगम गर्भ निरोधक की परिभाषा को नहीं बताता। यानी कि यहाँ पर कुछ मिलान बताए गए हैं, किसी एक शब्द को किसी दूसरे कथन से मिलाया गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा चीज सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हार्मोनी गर्भ निरोधक। इसके बारे में क्या बताया गया है? शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं, उसकी दर धीमी कर देते हैं, अंडोत्सर्ग और निषेचन नहीं होने देते हैं। तो ये कथन तो सही कहा गया है गर्भ निरोधक यानी कि हार्मोनी गर्भ निरोधक के विषय में। तो इसीलिए यहाँ पर ये इसका सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें गलत मिलाए हुए कथन को चुनना है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, शुक्रवाहक उच्छेदन, जो कि जिसे हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, जो कि पुरुषों या नर में कराया जाता है। तो इसके विषय में बताया गया है कि यह जो होता है शुक्राणु जन्म नहीं होने देता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो शुक्रवाहक उच्छेदन होता है जिसे वेसेक्टोमी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नर्व नसबंदी। इसके द्वारा इनके वास डिफरेंस, जो मेल के अंदर वास डिफरेंस होता है, शुक्रवाहक होता है, उसको काट दिया जाता है और काट कर बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से वृषण से निकलने वाले शुक्राणु आपके सीमन में प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए यहां पर शुक्राणु बनेंगे, लेकिन उनका बोल सकते हैं प्रेजेंट कहां पर नहीं होंगे, वो सीमन में प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन उनका निर्माण वृषण में होता रहेगा। तो यहां पर लेकिन बोल रहा है कि शुक्राणु जन्म नहीं होने देता, यानी कि जो शुक्रवाहक उच्छेदन होता है यह शुक्राणु जन्म होने ही नहीं देता। तो यहाँ पर यह कथन एकदम गलत बताया गया है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, और बाकी के हो जाएंगे गलत। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। अब आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है लिप्पस लूप का उपयोग किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। यानी कि जो लिप्पस लूप होता है वो किस प्रकार का गर्भ निरोधक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वाल्टरोध, ऑप्शन नंबर बी है औषधि रहित आयुडी, ऑप्शन नंबर सी है तांबा मोचक आयुडी, या ऑप्शन नंबर डी है गर्भाशय ग्रीवारोध। तो याद रखिएगा, जो लिप्पस लूप होता है वो एक प्रकार की इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, जो कि गर्भाशय में फिट कर जाती है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार के औषधि का यूज नहीं किया जाता है। यानी कि एक प्रकार की नॉन मेडिकेट आईयूडी है, यानी कि औषधि रहित आईयूडी होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है सोनोग्राफी के लिए कितनी आवृत्ति की पराध्वनि मानव के भीतर प्रवेश कराई जाती है। यानी कि जो आपकी सोनोग्राफी होती है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जानते हैं आज के डेट में, उसमें इस प्रक्रिया को कराने के लिए मनुष्य के शरीर में कितनी आवृत्ति की पराध्वनि प्रवेश कराई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है आपका 45 से 70 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है 30 से 45 मेगाहर्ट्ज, सी है 15 से 30 मेगाहर्ट्ज, या ऑप्शन नंबर डी है 1 से 15 मेगाहर्ट्ज। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1 से 15 मेगाहर्ट्ज। यानी कि आवृत्ति की जो ध्वनि होती है, यानी कि पराध्वनि जो होती है वो 1 से 15 मेगाहर्ट्ज की होती है, जो कि मानव शरीर में प्रवेश कराई जाती है सोनोग्राफी के दौरान, और बाकी का ऑप्शन हो जाएंगे गलत। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं ये चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है परगनली शिशु, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, का अर्थ है एक ऐसे शिशु का जन्म लेना, ऑप्शन नंबर ए, जिसका अंडाणु शरीर से बाहर निषेचित कराया जाता है और उसके बाद में उसे गर्भाशय में रोपित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है जिसका परिवर्तन एक परगनली में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है जिसका परिवर्तन ऊतक संवर्धन विधि से किया गया हो, और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें वह एक अनिषेचित अंडे से परिवर्तित हुआ हो। तो याद रखिएगा, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है जिसे परगनली शिशु बोलते हैं, इसका जो होता है निर्माण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, जब अंडाणु को शरीर से बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है
और फर्टिलाइजेशन के बाद जो यूग्मज बनता है उसको गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं हम, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं या प्रेग्नेंसी शिशु बोलते हैं। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है चिकित्सीय सगर्भता समापन कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित होता है। यानी कि जो चिकित्सीय सगर्भता समापन होता है वह कितने सप्ताह के बाद ए तक सुरक्षित होता है गर्भ धारण करने के बाद। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन है आपका 8 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी है 12 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी है 18 सप्ताह या ऑप्शन नंबर डी है 6 सप्ताह। तो जो चिकित्सीय सगर्भता समापन होता है ये गर्भधारण के बाद कराया जाता है। और कब कराया जाता है तो याद रखिएगा 3 महीने के अंदर ही, यानी कि 9 महीने का पूरा प्रेगनेंसी का समय होता है। तो उसमें शुरुआत के 3 महीने से पहले ही क्या कराया जाता है, सगर्भता चिकित्सीय समापन कराया जाता है, जिसके थ्रू मां के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है एबॉर्शन के थ्रू। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पांचवें क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12 सप्ताह और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। आप इसे 12 सप्ताह बोल लीजिए या 3 मंथ बोल लीजिए, बात एक ही होगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन बोल रहा है तकनीक जिसे GIFT यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं किन मादाओं में कराई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं कर पाती, जिनके गर्भाशय में गर्भ नहीं रह सकता, ऑप्शन नंबर सी है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, या ऑप्शन नंबर डी है जिनका ग्रीवा नाल शुक्राणु परिवहन हेतु सकरा होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो GIFT होता है किन मादाओं में कराया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं कर पाती है, जिनके गर्भाशय में गर्भ नहीं रह सकता, और ऑप्शन नंबर सी है जो शुक्राणु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, जिनका ग्रीवा नाल पर शुक्र परिवहन के लिए सकरा होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं कर पाती है। तो इसलिए यहाँ पर GIFT कराना पड़ता है उन फीमेल के अंदर। तो छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है इम्यूनोसेंटेसिस का अनुमति प्राप्त उपयोग के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो इम्यूनोसेंटेसिस होता है वो किस उपयोग के लिए मेनता यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कृत्रिम विनिषेचन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण को किसी सरोगेट मां के गर्भाशय में स्थानांतरित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है अजन्मे बच्चे का लिंग पता करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है किसी अनुवांशिक असामान्यता का पता लगाने हेतु। तो यहाँ पर जो इम्यूनोसेंटेसिस होता है उसके द्वारा जो हम बच्चे का लिंग भी पता कर सकते हैं, लेकिन यह अमान्य होता है, यानी कि यह इम्यूनोसेंटेसिस के द्वारा अगर आप लिंग पता करके किसी भी दंपत्ति को बताते हैं तो ये कानूनी रूप से जुर्म होता है। तो इसीलिए जो मेन यूज होता है इम्यूनोसेंटेसिस का वो होता है अनुवांशिक असामान्यता को पता करने के लिए कि बच्चे में कोई सिंड्रोम तो नहीं है या कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा सातवें क्वेश्चन का वो एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पात्र निषेचन की विधि में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी संरचना होती है जो पात्र निषेचन के थ्रू कराई जाती है और जब वह 8 कोष की अवस्था में आ जाता है तो उसको कहां पर फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक का आरंभिक भ्रूण दोनों में से किसी को भी हम फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 32 कोशिकीय अवस्था का भ्रूण, ऑप्शन नंबर सी है केवल जाइगोट या जिसे युग्मनज बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है केवल भ्रूण जो 8 कोष की अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा आपका युग्मनज या फिर जो आपका बोल सकते हैं 8 कोष की अवस्था तक का आरंभिक जो भ्रूण होता है उन दोनों को ही हम फैलोपियन नलिका में ही स्थानांतरित करते हैं। कब? जबकि उसका पात्र निषेचन कराया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है 8वें क्वेश्चन का वो एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन की जो कि है 9वां क्वेश्चन। नीचे एक स्तंभ में गर्भ निरोधक प्राप्त करने के 4 विधियां और दूसरे स्तंभ में उनके कार्य को बताया गया है, यानी कि यहाँ पर कुछ गर्भ निरोधक विधियां बताई गई हैं और उनके कार्यों को दूसरे वाले स्तंभ में बताया गया है। आपको क्या करना है, स्तंभ प्रथम को द्वितीय से सही सुमेलित करना है। तो देखते हैं यहाँ पर पहली आपका जो आ रहा है ऑप्शन में ए है, तो ए है गोली। गोली को किससे मिला? तीसरे से, यानी कि ए वाला ऑप्शन जाएगा तीसरे के साथ जो कि गोली है, और गोली का काम होता है अंडोत्सर्ग न होने देना। दूसरा ऑप्शन है बी कॉन्डम। कॉन्डम को मिलाएंगे किससे? ऑप्शन नंबर चौथे से। किससे? ऑप्शन नंबर चौथे थे जो कि है
नहीं, ऑप्शन नंबर चौथे से इसे नहीं मिलाएंगे, बी को मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर पहले से। और आपका जो सी वाला ऑप्शन है उसको मिला सकते हैं, जो कि है शुक्रवाहिका उच्छेदन, इसको मिला सकते हैं चौथे से, जो कि है वीर्य में शुक्राणु का ना होना। और कॉपर टी है आपका डी वाला ऑप्शन, इसको मिला सकते हैं दूसरे से, जो कि है अंतरोपण को रोकता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्यों सही था उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद।